वेलकम बैक दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? अच्छा, मजे से पढ़ रहे हो, एंजॉय करते हुए? ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। अच्छा, लेक्चर नंबर 6 शुरू करने से पहले क्या आपको जो मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कुछ दिए थे पिछली क्लास में, होमवर्क के 2 क्वेश्चंस दिए थे, होप सो आपने वो कर लिए होंगे। तो एक काम करते हैं, जरा पहले पिछली क्लास का थोड़ा-सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने वहां पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट करा था। इसमें मैंने आपको सबसे पहले कराया था लेवल ऑफ इन्वेंटरीज। अब मुझे बताइए लेवल ऑफ इन्वेंटरीज में हमने क्या-क्या पढ़ा था? सर लेवल ऑफ इन्वेंटरी में हमने पढ़ा था, एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रीऑर्डर लेवल। ये सर वो लेवल होता है, कम ऑन, ये वो लेवल होता है जहां पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। जिस लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। तो यहां में हम मान के चलते हैं बुरी सिचुएशन है, मतलब रिश्तेदार आ गया है, और रिश्तेदार आ गया है तो मैक्सिमम कंजम्पशन होगी, ऊपर से आने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, ये होता है हमारा रीऑर्डर लेवल। फिर हमने कहा मिनिमम लेवल, यानी कम से कम कितना बचेगा। तो सर अगर कम से कम बचेगा तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल पे जाके, समझिए, रीऑर्डर लेवल पे जाके तो ऑर्डर प्लेस करा गया। जब तक वो ऑर्डर आएगा उसमें से कुछ कंजम्पशन होती रहेगी। जब तक वो ऑर्डर आएगा उसमें से कुछ कंजम्पशन होती रहेगी। कितनी कंजम्पशन होती रहेगी सर? एवरेज कंजम्पशन होती रहेगी मल्टीप्लाई बाय एवरेज डिलीवरी टाइम। एवरेज कंजम्पशन होती रहेगी, और उस एवरेज कंजम्पशन के लिए आने में टाइम भी कितना लगेगा? एवरेज डिलीवरी टाइम। तो मिनिमम स्टॉक लेवल है कि जो हमारे पास रीऑर्डर लेवल कर दिया है हमने, मतलब रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तब तक कितनी कंजम्पशन होगी नया ऑर्डर आने तक। अच्छा, मैक्सिमम लेवल, सर मैक्सिमम लेवल जाना है तो कंजम्पशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो रीऑर्डर लेवल पे जाके तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, रीऑर्डर लेवल पे जाके ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, तब तक, जब तक नया ऑर्डर आएगा तब तक उसमें से कुछ कंजम्पशन होती रहेगी। कितनी कंजम्पशन होगी? अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो कंजम्पशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अगर मुझे मैक्सिमम लेवल निकालना है तो कंजम्पशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अच्छा, उसके साथ टाइम कितना लगेगा आने में? सर टाइम भी लगेगा मिनिमम। टाइम भी कितना लगेगा सर? मिनिमम टाइम लगेगा आने में। तो सर जिस लेवल पे हमने ऑर्डर प्लेस करा और कम से कम कंजम्पशन हो रही है, इतना हमने कंज्यूम कर लिया, लेकिन उसके बाद नया ऑर्डर जो हमने प्लेस करा था वो आ गया, तो वो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रम में फिर से भर दिया जाएगा। अच्छा, डेंजर लेवल क्या होता है? डेंजर लेवल भाई इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इसका सिंपल होता है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल था, इसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो नॉर्मल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम या मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। दूसरा था कि हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल तो पड़ा ही रहेगा। तो एवरेज निकालते टाइम मिनिमम तो पड़ा ही रहा, लेकिन जितना मैं क्वांटिटी मंगाता हूं, जितनी मैं क्वांटिटी मंगाता हूं, जिसको मैं कहता हूं री ऑर्डर क्वांटिटी, और री ऑर्डर क्वांटिटी को ही हमने बाद में क्या कहा बॉमल्स मॉडल में? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो री ऑर्डर क्वांटिटी जो मैं मंगाऊंगा, री ऑर्डर क्वांटिटी जो मैं मंगाऊंगा, आधा गोडाउन में रखूंगा और आधा कहां भेज दूंगा? फैक्ट्री में। तो मिनिमम स्टॉक हमारे पास पड़ा रहा, हमारे पास तो एवरेजली मिनिमम हमेशा पड़ा रहा, प्लस आरओक्यू का कितना पड़ा रहा? आधा। रीऑर्डर क्वांटिटी का कितना पड़ा रहा? आधा। फिर मैंने आपको रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में फर्क भी समझा दिया था। रीऑर्डर लेवल वो ऑर्डर है जहां नया ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, और जो ऑर्डर प्लेस करा गया है उसको कहा जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर मैंने इस पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराया था, और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था सर बॉमल्स का मॉडल, जो हमने कैश में भी पढ़ा था, समझिए, जो हमने ऑप्टिमल कैश में भी पढ़ा था, वही बॉमल्स का मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए करा जाएगा। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है सर? ये वो लेवल होता है, या ये क्वांटिटी का, या ऑर्डर के यूनिट्स होते हैं, हमारे ऑर्डर के यूनिट्स होते हैं, जहां पे, ये मैंने शायद यहां गलत लिख दिया है, दिस इज ऑल्सो नोन, रीऑर्डर लेवल नहीं है, इसको ठीक कर लेना, ये है रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि रीऑर्डर लेवल तो अलग है ना, ये रीऑर्डर क्वांटिटी था, मैंने गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर लेवल, नहीं रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है कहीं बच्चों को पिछली क्लास में समझ आ गया हो कि सर ये तो आपने थोड़ा सा शायद गलत लिखवा दिया, क्योंकि अभी तो आपने यहाँ लिखवाया था कि ये रीऑर्डर क्वांटिटी है। ये देखिए,
अभी आपने लिखवाया था कि रीऑर्डर क्वांटिटी है और रीऑर्डर लेवल तो अलग होता है। रीऑर्डर लेवल तो वो है जहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है और रीऑर्डर क्वांटिटी वो है जितना प्लेस करा गया है, मतलब जितने का ऑर्डर दिया है। तो बॉमल्स ने कहा कि दो कॉस्ट होती है, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप कह सकते हो ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कि भाई मंगाने में कितने पैसे लगेंगे, ट्रक आएगा बार बार, और कैरी करने में, तो भैया आप दोनों में ट्रेड ऑफ होता है। दोनों में क्या होता है? ट्रेड ऑफ। कि ज्यादा अगर आप कैरी करोगे, ज्यादा कैरी करोगे तो ज्यादा गोडाउन का रेंट होगा, आपका पैसा फंसा रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान भी होगा। और अगर आप कम कैरी करते हो, अगर आप कम कैरी करते हो तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर आप कम कैरी करते हो, छोटे छोटे लॉट्स में मंगाते हो, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ज्यादा ऑर्डर में मंगाते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ रहता है। तो जहां ये दोनों मिनिमम होती है या फिर एक दूसरे से टकरा जाती है, वो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। इसका फॉर्मूला था अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ओ मल्टी डिवाइडेड बाय सी। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे यूनिट्स की, ओ मतलब एक ऑर्डर की कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होनी चाहिए? पर यूनिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जितना भी परसेंटेज दिया होगा उसको पर यूनिट से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके साथ साथ याद रखना ये मुझे क्या चाहिए होती है? पर एनम में। ये मुझे क्या चाहिए होती है? पर एन में। मतलब परसेंटेज अगर आपको गिवन है तो कैसे चाहिए आपको? पर एनम। ठीक है, तो इसको यहां ना लिख के इसको आप ये कह सकते हो कि ये जो परसेंटेज है ना आपकी, ये होनी चाहिए आपकी पर एनम। क्लियर है? चलो, तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, इस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 21। होप सो आपने वो ट्राई करा, नहीं करा? चलो कोई नहीं, मैं कराता हूं। आइए, क्वेश्चन नंबर 21। तो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो मेरे साथ साथ करेंगे। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 2014 में आया था, जून में। ठीक है, आइए, ये रहा। कह रहे थे फाइनेंशियली लिटरेसी हाउस बाइज 72,000 रिम्स। कह रहा 72,000 रिम्स खरीदी है ऑफ अ स्पेशल टाइप पेपर पर एनम, यानी कि मुझे इतने चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी कंपनी हाउस है, कंपनी है जिसने 72,000 रिम्स, रिम्स मतलब रोल्स जो होते हैं एक पेपर के, वो खरीदे हैं या उसको चाहिए पर एनम, यानी मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर रिम, यानी एक यूनिट कितने का पड़ेगा? 90 रुपए का। आओ जरा इसकी समरी लिख लेते हैं कि सर मेरी जो एनुअल एनुअल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? वो है सर 72,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसने इसका कॉस्ट भी दे रखी है, और कॉस्ट मजे की बात है पर यूनिट में दे रखा है। कितना दे रखा है कॉस्ट पर यूनिट सर? 90 रुपए। कितना दे रखा है? 90 रुपीज। आ गया? हम्म, सर ये दे रखा है 90 रुपए का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर कह रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, लो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे रखी है, इज 500 पर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे रखी है और वो भी पर ऑर्डर दे रखी है जो हमें चाहिए होती है। ₹500 पर ऑर्डर। ठीक है, पर ऑर्डर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे कैरिंग कॉस्ट है 5% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। लो इस बार कैरिंग कॉस्ट आपको कैसे दे रखी है? परसेंटेज में। तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 5%। अच्छा, लेकिन मुझे चाहिए होती है पर एनम। क्या ये पर एनम है? हाँ सर, पर ईयर दे रखा है, मतलब पर एनम दिया हुआ है। अच्छी बात है। चल, तो ये पर एनम गिवन है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि नॉर्मल लीड टाइम दे रखा है 20 दिन। ठीक है, नॉर्मल लीड टाइम दे रखा होगा, यानी कि एवरेज या नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 20 डेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि मान लो सेफ्टी स्टॉक 0 है, यानी हम सेफ्टी स्टॉक रखते नहीं है। अज्यूम 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर। ये भी कह रहा है कि हमारे जो एक ईयर के डेज हैं,
एक ईयर में कितने दिन होंगे? 300 दिन। एक ईयर में कितने दिन होंगे सर? 300 दिन, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट द रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल, और कह रहा है इफ 1% क्वांटिटी डिस्काउंट हमें मिल जाता है बाय द सप्लायर फॉर द परचेज, लेकिन लॉट्स कितने हो गए? 18,000 के लॉट्स में आपको मंगाना पड़ेगा, तो क्या हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले तो हम ईओक्यू की बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मुझे बताइए जरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलता है? सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका निकलता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ओ डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट, ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, वो गिवन है? बिल्कुल सर गिवन है, 72,000 रुपए की गिवन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए होती है सर पर ऑर्डर, क्या वो गिवन है? अभी तो लिखा था हमने, कितना ये रहा, 500 रुपए पर ऑर्डर, ये भी गिवन है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कैसे चाहिए होती है? मुझे पर यूनिट चाहिए होती है, और अगर परसेंटेज में दे रखा है तो मुझे यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना होता है। यूनिट कितने रुपए का है? 90 रुपए का। तो 90 रुपए पे कितना परसेंट सर? ये था 5%। कितना था? 5%। तो ये कितना आ जाएगा? आउट करते हैं सर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा 90 का 5% कितना होता है? सर 90 का 5% होता है 4.5 रुपए। तो 4.5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 160 लाख, और अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा सर 4,000। कितना आ गया? 4,000 यूनिट्स, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे अपने आप निकाल लेना, कोई मुश्किल नहीं है इसको निकालना, बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4.5। तो इनको मल्टीप्लाई करके 4.5 से डिवाइड करके अंडर रूट कर दोगे तो आ जाएगा आपका कितना? 4,000 यूनिट। तो पहला उसने जो पूछा था वो हमने निकाल दिया। क्या यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया था? ये चले आगे, आइए। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल, यानी रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो सर री ऑर्डर लेवल वैसे हम कैसे निकालते हैं? हम मानते हैं रिश्तेदार वाली बुरी पोजीशन हो गई है, यानी कि मैक्सिमम कंजम्पशन हो रहा है, और टाइम भी क्या लगेगा? मैक्सिमम डिलीवरी या लीड टाइम। लेकिन क्वेश्चन में ना तो मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखी है, ना ही मैक्सिमम टाइम दे रखा है। ठीक है, चलिए तो लिखिए नोट। तो हम अब क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन से झगड़ा थोड़ी ना करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे कर लेंगे। इन द क्वेश्चन मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, maximum delivery time is not given, comma also maximum consumption not given। मैक्सिमम कंजम्पशन भी हमें नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? hence we shall calculate reorder level using, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? सर हमें क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, क्या नॉर्मल कंजम्पशन गिवन है? नहीं सर, नॉर्मल लीड टाइम गिवन है, तो मैं नॉर्मल कंजम्पशन निकाल लूंगा यूजिंग नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड या डिलीवरी टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे उसने दिया नहीं है, तो जो दिया है उसी के बेस पे मैं निकालूंगा। क्या निकालूंगा? री ऑर्डर लेवल। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे ये तो गिवन है, समझो, ये तो मुझे गिवन है कि नॉर्मल लीड टाइम कितना है? 20 दिन। लेकिन नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है ये कैसे पता चलेगा? ये तो गिवन नहीं है। क्या आप निकाल सकते हो? मुझे बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन में
नॉर्मल कंजम्पशन निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाओ और कमेंट भी करो साथ-साथ कि हाँ सर, हमने निकाल ली थी। नहीं तो मैं कराता हूँ। नहीं समझ आ रहा? देखो बहुत सिंपल है। हम नॉर्मल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ ज़रा साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी? मैं पूरे साल भर में कितना कंज़्यूम करूँगा? सर एनुअल रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूँ तो ये है 72,000। कितनी है? 72,000 और टोटल कितने डेज़ हैं? नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं? सर नंबर ऑफ डेज़ हो गए मेरे कितने? 300 क्योंकि क्वेश्चन में 300 डेज़ लिखा हुआ था। तो अगर मुझे पूरे 72,000 यूज़ करने हैं 300 दिन में, 72,000 यूज़ करने हैं 300 डेज़ में, तो एक दिन में कितना यूज़ होगा? सर नॉर्मल कंजम्पशन हो गई फिर मेरी 240 रिम्स पर डे। 240 रिम्स पर डे। तो ये मेरी निकल गई क्या? नॉर्मल कंजम्पशन। सिंपल है कि 72,000 यूनिट चाहिए, 300 दिन दे रखे हैं, तो एक दिन के कितने हो गए? 240। ठीक है? आइए अब आप ऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं। सर मेरी कंजम्पशन कितनी है? 240 रिम्स और टाइम कितना लगेगा? 20 दिन। तो मेरा ऑर्डर लेवल कितना हो जाना चाहिए? 4,800 यूनिट्स। क्लियर है? 4,800 यूनिट्स। मुझे बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है, कोई सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर ग्रुप पे पूछ लेना, जैसे भी आपको सही लगे। चले आगे? बताइए कोई डाउट किसी को? चले? हाँ, आइए सर मेरे साथ-साथ। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है मुझे बताओ ज़रा? पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि आपको अगर डिस्काउंट मिले, कितना डिस्काउंट मिले सर? 1% का आपको डिस्काउंट मिले, लेकिन कह रहा है कि आपको बल्क में खरीदना पड़ेगा। आपका लॉट साइज़ कितना हो जाएगा? 18,000। तो आप क्या आप खरीदना चाहोगे? आइए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो हमारा जो प्रपोज़ल है। सर प्रपोज़ल में उसने कहा एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन कॉस्ट। तो क्या आप मुझे नया वाला कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं? तो सर मेरा जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, बताओ पहले कितना था कॉस्ट प्राइस? सर पहले था कॉस्ट प्राइस कितने का था? 90 रुपए का। हाँ, उस पे माइनस कर दो 1%। तो 90 माइनस 1% कितना हो जाएगा ये? 89.10, 89.10 पर यूनिट। बताओ समझ आया? एक तो ये। दूसरा इसके साथ-साथ क्या होगा? सर इसने कहा कि मेरा जो लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ कितना हो जाएगा? 18,000 यूनिट का। यानी हमने जो उसको कहा कि आपको अपना लॉट साइज़ या रीऑर्डर क्वांटिटी, लॉट साइज़ ही क्या होता है आपका? रीऑर्डर क्वांटिटी। हमने यानी एज़ पर बॉमल्स मॉडल हमने कितने कहा कि कितने-कितने यूनिट में मंगाना? 4-4 हज़ार के यूनिट्स में मंगाना, 4-4 हज़ार के लॉट्स में मंगाना। पर वहाँ पे दूसरी जगह पे जब उसको 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे से आप 4-4 में मत खरीदो, आप बल्क में खरीदो। यानी कितना खरीदो? 18 हज़ार के यूनिट्स में खरीदो, ठीक है? तो अब मुझे इस प्रपोज़ल को बताना है सही है या नहीं है। भई जहाँ पे मेरा मेन बेनिफिट होगा वो अच्छा है। तो दोबारा से वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज़ल्स या अल्टरनेटिव्स। मुझे बताओ ज़रा 2 अल्टरनेटिव है, एक तो वही पुराना वाला हमारा बिना डिस्काउंट का और एक दूसरा विद डिस्काउंट। तो एक तो होगा सर मेरा पुराना वाला बिना डिस्काउंट का और एक होगा विद डिस्काउंट। ठीक है? तो सर एक मेरा होगा यहाँ पे ईओक्यू कितने यूनिट थे? 4,000 यूनिट और ये होगा विदाउट डिस्काउंट। यहां पे सर कोई डिस्काउंट भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा कितना उसने ऑफर दिया हमें? उसने कहा कि आपका लॉट साइज आप कितना रखो? 18,000 यूनिट का और यहां पे डिस्काउंट है कितना? 1%। ठीक है? चलो,
तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है सर? सबसे पहले तो मुझे निकालना है मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है? अच्छा, कॉस्ट प्राइस पहले तो मैं पर यूनिट लिख देता हूँ। बताओ मुझे 1 यूनिट के कितने थे? सर यहाँ पे 1 यूनिट के ₹90 और यहाँ हमने अभी निकाला था 89.10। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं जितने मुझे यूनिट्स चाहिए। तो मुझे बताइए मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? सर एनुअल रिक्वायरमेंट तो वही रहेगी दोनों में 72,000 और 72,000। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि साल भर का मेरा कितना खर्चा आएगा। आओ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 72,000, ये आ जाएगी मेरी टोटल परचेज कॉस्ट। ये आ जाएगा सर 64,80,000 और दूसरी जगह 89.10 मल्टीप्लाई बाय 72,000 ये हो जाएगा सर 64,15,200। तो एक तो ये कॉस्ट आ गई, इसको मैं दे दूंगा पॉइंट नंबर या नंबर ए। यहां तक कोई डाउट? ये तो सिंपल है कि भाई एक 90 पे मिल रहा है और दूसरा 89.90 पे, दोनों में मुझे रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? 72,000। अच्छा, और कौन सी कॉस्ट लगेगी सर? और लगेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आइए अब हम करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए चाहिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आओ निकालो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कितने ऑर्डर्स लगेंगे। सिंपल है सर, यहाँ पे कितने यूनिट चाहिए आपको साल भर के? 72,000। और कितने लॉट में मंगा रहे हो? 4-4 हजार के लॉट में मंगा रहे हो। तो 72,000 है और अगर 4-4 के लॉट में 4-4 हजार के लॉट में मंगा रहे हो तो कितने ऑर्डर होंगे आपके? 18 ऑर्डर। सेम केस यहाँ पे 72,000 मंगाने हैं आपको साल भर में, लेकिन यहाँ पे आपका ऑर्डर साइज या लॉट साइज बढ़ चुका है। तो 72,000 आपको मंगाने हैं और 18-18 हजार करके मंगाओगे तो सिर्फ कितने ऑर्डर होंगे? 4 ऑर्डर होंगे। कितने ऑर्डर होंगे सर? सिर्फ 4 ऑर्डर करेंगे। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कि एक ऑर्डर मंगाने की क्या कॉस्ट हुई, यानी कि कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या आप मुझे बता सकते हो एक कॉस्ट मंगाने के कितने पैसे थे? सर 500 रुपए। एक कॉस्ट मंगाने के नहीं सर, एक ऑर्डर मंगाने के कितने पैसे थे सर? 500 रुपए। तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके बता सकते हो 500 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो गए सर 9,000 और ये हो जाएंगे 2,000। तो ये आ जाएगी मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये तो वही है जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है? अब कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कैरी कितना कर रहे हैं। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैरी कितना कर रहे हैं। और हमारी अजम्पशन क्या होती है कि जितना मंगाएंगे उसका आधा कैरी करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मुझे लिखना है कैरिंग कॉस्ट। आइए जरा, हम कितना कैरी करेंगे? यूनिट्स टू बी कैरी। सर हमारी अजम्पशन होती है कि हम रीऑर्डर क्वांटिटी का कितना कैरी करते हैं? 1/2। अच्छा, यहां पे मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू है, यानी कितने यूनिट है? 4,000 यूनिट मंगाऊंगा, जिसमें से आधे यूनिट तो गोडाउन में रखूंगा जिसका रेंट पे करना पड़ेगा और आधे कहां डाल दूंगा? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये हो गया 2,000। अच्छा, यहाँ पे कितने मंगा रहा हूं? 18,000। इस 18,000 में से भी आधे यूज करूंगा और आधे कहां डाल दूंगा? वेयर हाउस में। ठीक है, अच्छा, अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट नंबर 1। क्यों? पिछले क्वेश्चन में भी यही था, याद करो। अगर आपका अगर आपका पर यूनिट प्राइस चेंज हो रहा है, अगर आपका पर यूनिट प्राइस चेंज हो रहा है और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है, और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी पर यूनिट चेंज होगी। आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। आओ वर्किंग नोट बनाओ। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट विदाउट डिस्काउंट। मुझे बताइए, ₹90 का होगा और कितना परसेंट है?
5% था, तो कितना हो गया 4.5 रुपए पर यूनिट। ये क्या आ गई कैरिंग कॉस्ट, यानी एक यूनिट को गोडाउन में रखने के कितने पैसे देने पड़ेंगे 4.5 रुपए, अगर वो यूनिट कितने का है 90 रुपए का। अच्छा, फिर विद डिस्काउंट, अगर मुझे डिस्काउंट मिल जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये पड़ेगा सर 89.10 का, और अभी भी क्या है सर 5% ही है, लेकिन इस बार मेरा प्राइस बदल गया, जिस वजह से पर यूनिट का प्राइस बदल जाएगा, इंटू 5% करेंगे तो ये होगा हमारा 4.455 पर यूनिट। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, सेम बात है और कुछ भी नया नहीं है, तो ज्यादा इस पे समय हम नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देता हूं सर। 2000 यूनिट है, एक यूनिट के कितने पड़ेंगे 4.5 रुपए, 9000 यूनिट है, एक यूनिट के 4.455। तो क्या अब मैं कैरिंग कॉस्ट निकाल सकता हूं, टोटल कैरिंग कॉस्ट बताइए जरा कितना होगा। ये हो जाएगा सर 40,095, 40095, 40,095। अच्छा ये कितना होगा, ये 9000 होगा। क्या आपने लिख लिया, और अगर लिख लिया तो जरा समझो, ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो गई, पहले भी बताया था, ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो गई। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सी। अब क्या करेंगे, अब भाई तीनों कॉस्ट को ऐड करके देख लो बेनिफिट किस में हो रहा है, क्या ईओक्यू में हो रहा है या फिर उसके डिस्काउंट वाले में हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट निकाल लो, कैसे निकालेंगे सर टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी। आइए जरा कितनी कितनी कॉस्ट है मेरी, सर हम बताते हैं, यहाँ पे थी देखिए, ये थी ए कितनी थी सर, ये था 64,80,000 प्लस ये था 9000, फिर ये भी था सर 9000, टोटल हो गया 64,98,000। दूसरा बताइए जरा, दूसरे वाले में सर हमारी कॉस्ट थी 64,15,200 प्लस यहाँ पे ये हुआ 2000, और ये हुआ सर 40,095, ये हो गया सर 64,57,295। तो सर ये तो कॉस्ट बढ़ गई, नहीं बढ़ गई नहीं, कम हो गई, बढ़ गई नहीं कम हो गई, यहां था 64,98,000 और ये है 64,57,000। तो बताओ बेनिफिट किस में है सर, बेनिफिट है कि भाई हम उसका ऑप्शन अवेल करें, डिस्काउंट लें। ठीक है, आप लिख देते हैं एडवाइस वी शुड accept the proposal and take discount of 1% and here reorder level should be, यहां पे कितना हो जाएगा 18,000 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए और 18,000 यूनिट के लॉट्स में मंगाना चाहिए, जिसपे हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है चलिए हो गया। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम कर रहे थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे हमने 2 पॉइंट करे, एक हमने करा रीऑर्डर लेवल के बारे में, मतलब हमें इन्वेंट्री के लेवल्स के बारे में, जहां हमने रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल ये सब निकाला। ठीक है, दूसरा हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में समझा। अब पॉइंट नंबर 3 करेंगे जो कि है जिट, है सर क्या कह रहे हैं, जिट जिट, जिट मतलब लिखिए पॉइंट नंबर 3, जस्ट इन टाइम, जैसे आप पढ़ते हैं ना, जब टाइम आएगा तभी पढ़ते हैं, जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी के पॉइंट्स है, लिख लेते हैं छोटे से, मतलब इसको समझा देता हूं मैं आपको और लिखवा देता हूं, बाकी इसकी बेस पे कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके। आइए जरा लिखिए, एज पर दिस कॉन्सेप्ट कॉमा रॉ मटेरियल्स और other parts reach
reach at factory only few hours before they are needed for production. ठीक है, आगे लिखिए। Because of this, companies do not have to keep large amount of stock, large amount of stocks in their warehouses. ठीक है, आगे लिखिए। This helps them save carrying या हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, इसको लिख लो, फिर समझाता हूं क्या मतलब है इसका। जस्ट इन टाइम, आप कह सकते हो ये आपका है कॉन्सेप्ट ब्लिंकिट वाला। लिख लिया? समझो जरा क्या हुआ। ये कौन है? ये हो सर आप, और आप गए चाय बनाने। ठीक है, ये देखिए ये गैस निकल रही, मतलब उसकी फ्लेम्स निकल रही हैं। आपने जैसे ही चाय बनाना शुरू करा, आपने पतीला निकाला, उसके ऊपर गैस के ऊपर रखा, और और आपने देखा अरे भाई चाय पत्ती तो खत्म हो गई है या दूध खत्म हो गया है, अब क्या करें? अब दूध लेकर आना पड़ेगा। यानी जब आपको जरूरत है तभी आप क्या करोगे? आप ब्लिंकिट या स्विगी या जो भी है उस पे एक ऑर्डर प्लेस करोगे, एक ऑर्डर प्लेस करोगे और उस सामान को मंगा लोगे। आपको उसका बल्क में रखने की या उस आइटम्स को बल्क में रखने की जरूरत नहीं है। 5 किलो 10 किलो चीनी या दूध मंगा के रखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी आप तब उसको मंगा सकते हो। इसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम। तो ये एक जापानीज अप्रोच है, वहां से आई। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा आप इन्वेंट्री में लगा के मत रखिए। क्या कहा उन्होंने? कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में लगा के मत रखिए। ठीक है, बस थोड़ी बहुत इन्वेंट्री रखिए, और जब आपको जरूरत पड़े तब उसको खरीद लो या तब मंगवा लो। तो उसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि रॉ मटेरियल रीच एट द फैक्ट्री ओनली फ्यू आवर्स बिफोर दे आर नीडेड। यानी जब आपको चाहिए उससे कुछ घंटे पहले उसको मंगा के रख लो। ये तब चलता है आपका जब आपका जो सप्लायर है वो जल्दी सामान भेज दे। यानी अगर आपके यहाँ पे ब्लिंकिट और जोमेटो, ब्लिंकिट और मतलब ये स्विगी नहीं चलता है, जेप्टो नहीं चलता है, और आपको पता है कि आपको दूर जाना पड़ेगा थोड़ा सा स्कूटी लेके या फिर बाइक लेके, या जैसे अगर मैं बात करूं यूएस में होता है, तो यूएस में जनरली ये नहीं चलता है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में होता है, ज्यादातर स्टेट्स में ये सब नहीं है, ब्लिंकिट और ये सब चीजें नहीं है वहां पे। वहां पे उनको अगर मान लो कि उनका घड़ी का सेल खत्म हो गया है, तो क्या होता है कि वहां पे ऐसे नहीं है कि परचून की दुकानें गली में मुड़े और दुकानें आ गई और अंकल ये दूध दे दो, ये सब वहां पे नहीं होता। वहां प्रॉपर स्टोर्स बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके घर से स्टोर जो है थोड़ी सी दूर होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होते हैं, और वहां पे ज्यादातर लोगों के पास इसी वजह से अपनी कार भी होती है, क्योंकि वो इतना दूर तो जाएंगे नहीं पैदल चल के। तो अब क्या है कि अगर एक सेल भी खत्म हो गया या फिर अगर एक दूध का पैकेट खत्म हो गया है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सुपरमार्केट जाते हैं, वहां से सेल खरीद के जो भी सामान उसको चाहिए वो खरीद के लेकर आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपका सप्लायर ऐसा है कि जल्दी आपके पास सामान पहुंचा सकता है, तो उस मामले में या उस
पॉइंट ऑफ एक्शन में या उस कोर्स में आपको क्या करना चाहिए? आप ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट मत करके रखो स्टॉक के अंदर। आपको जब जरूरत पड़े उससे कुछ घंटे पहले ऑर्डर करो और आपकी प्रोडक्शन शुरू होने से पहले पहले सामान आपके पास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस कंपनीज डू नॉट हैव टू कीप लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक इन देयर वेयर हाउसेस। उनको वेयर हाउस में ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से वेयर हाउस का रेंट, इन्वेस्टमेंट का खर्चा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब हमारी क्या होगी? बच जाएगी। क्लियर है? ये होता है जिट, और कुछ नहीं है। यानी कि अगर आपका सप्लायर अच्छा है, आपके पास ब्लिंकिट है, जेप्टो है, स्विगी है, तो भैया आप उसका यूज कर लो, और नहीं है तो थोड़ा सा सामान इकट्ठा करके रख लो। ठीक है, आइए। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, लिखिए पॉइंट नंबर 5। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 4। ए बी सी, इस तरह के एबीसीडी पढ़ा रहे हो? हाँ, ए बी सी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। लिखिए, एज पर दिस मेथड कॉमा द कंपनी divides the company divides the inventory into 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में इन्वेंट्री को बांट दिया जाता है। वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? लिखिए, पॉइंट नंबर 1, इसको हम कहेंगे ए आइटम्स। एबीसी मतलब ए बी सी ऐसे करके कैटेगराइज कर रहे हैं। तो एक है ए लेवल ऑफ आइटम्स। ठीक है, देखिए ए आइटम्स। ए मतलब ए ग्रेड हो गई, बी मतलब बी ग्रेड, सी मतलब सी ग्रेड। तो ए वाली कौन सी हो गई? लिखिए, जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, हाई वैल्यू आइटम्स। फुल स्टॉप। यहां हमें क्या करना होता है? नीट स्ट्रिक्ट strict and close कंट्रोल्स। जैसे सर आपके घर में बहुत सारा सामान रखा होता है, ठीक है, जैसे चेयर रखी है, बेड रखा है, टीवी रखा है, और अलमारी में सोना भी रखा है, और कुछ कैश भी रखा है? हाँ, ये भी रखा होता है। जनरली इंडिया में सबके पास जो घर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोना पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब जरा बात समझिए। तो वो होती है ए आइटम्स, जो महंगी आइटम होती है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कुछ ऐसी आइटम होती हैं जो बहुत महंगी होती है, जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। क्वांटिटी उनकी फिर भी थोड़ी कम होती है, लेकिन होती बहुत महंगी है। तो उनको ए आइटम कहते हैं। उनको स्टोरेज में प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, कहीं चोरी ना हो जाए, उन पे प्रॉपर कंट्रोल रखे जाते हैं। जैसे हम सोने को वॉल्ट में रख देते हैं, या फिर तिजोरी में रखते हैं, या घर में अलमारी के अंदर छुपा के रखते हैं ताला वाला लगा के, तो वो ए आइटम्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, बी आइटम कौन सी होती है? बी आइटम होती है सर, बी देखिए, बी कैटेगरी, बी कैटेगरी आइटम्स। ये आइटम कौन सी होंगी, खुद बताओ सर? ये ए वाले से थोड़ी कम वैल्यू पे होगी, ए वाले से थोड़ी कम वैल्यू पे होगी। लिखिए, मीडियम वैल्यू आइटम्स, फुल स्टॉप, दे नीड नॉर्मल कंट्रोल्स, दे नीड नॉर्मल कंट्रोल्स। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3, सी कैटेगरी
आइटम्स। अच्छा, बी में कौन सी आई सर? बी में वो आइटम आती है जो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं है, एक ठीक ठाक वैल्यू की है। तो उनको आप बहुत ज्यादा ताले लगा के नहीं रखते, हाँ, लेकिन फिर भी उन पे कुछ कंट्रोल्स रख देते हो, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है या कोई आपने गार्ड बैठा रखा है। ठीक है, इनकी वैल्यू हो सकता है ज्यादा हो, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा हो, पर इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, सोने जितना महंगा नहीं है। जैसे घर के अंदर मैं अब कहूं तो घर में टीवी है। अब टीवी महंगा तो है, पर इतना महंगा नहीं है ना कि भाई जब देखने के बाद उसको उठा के ताले में बंद करके रख दें। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। सी कैटेगरी होती है बहुत लो, लो वैल्यू आइटम्स, जैसे कि नट बोल्ट हो गए और ग्रीस हो गई, ये जो मैन्युफैक्चरिंग में छोटी छोटी आइटम्स लगती है जिनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, इनको हम ऐसे ही रख देते हैं। इसमें से तो बहुत सारा सामान लेके भी चले आते हैं लोग अपने घर पे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ करना होता है नीड सिंपल कंट्रोल, ऐसा नहीं है इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, बस सिंपल कंट्रोल हम इसमें लगा के रखते हैं। क्लियर है? मुझे बताइए क्या आपको समझ आया या नहीं आया। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आप वो करेंगे। ये लिख लिया हो तो मुझे बताइए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्या सर एग्जाम में आने के चांसेस हैं? देखो कुछ भी आ सकता है, मेरा तो फर्ज है कि मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा। तो अगर ये आ गया तो डेस्क पे खड़े होके नाचने लग जाना, इतना इजी क्वेश्चन होता है इसका, एबीसी का। कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड है 7 डिफरेंट आइटम्स इन इन्वेंट्री। कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड ही नाम है उसका, और कह रहा है 7 डिफरेंट आइटम है उसके। देखो ये देखो, 7 आइटम्स उसने हमें दे रखी है। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री टुगेदर विद देयर एवरेज कॉस्ट, यानी ये बता रखा है कितने इनकी यूनिट्स हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट भी बता रखी है। कह रहा है कि सजेस्ट अ ब्रेक डाउन ऑफ द आइटम, कह रहा है इनको ब्रेक डाउन करो इनटू एबीसी क्लासिफिकेशन, यानी ये जो आइटम्स हैं इसमें से बता दो कि ए वाली कौन सी है, बी वाली कौन सी है और सी वाली कौन सी है, ऐसे करके ब्रेक डाउन कर दो। assuming that the company wants to introduce ABC इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो हम एबीसी कैसे बताएंगे सर? सिंपल बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, टोटल में जिसकी परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है वो ए में चली जाएगी, जिसकी मीडियम है वो बी में, और जो बहुत कम है वो सी में। ठीक है, तो आइए कैसे निकालना है, आइए मेरे साथ साथ करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर है सर 12। ठीक है, हमें निकालना है, यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट कितनी है और उस टोटल कॉस्ट में उनकी कितनी परसेंटेज है। तो सबसे पहले तो बात होगी सर आइटम्स की, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स कितने कितने हैं उनके, चेक करके बताओ जरा क्वेश्चन में यूनिट्स कितने कितने गिवन है। सर यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 25 25 70 30, आइए लिखिए 25 25 70 30 10,000 20,000 20,000। ठीक है, ये हमने यूनिट्स लिख दिए। अब कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितनी गिवन है क्वेश्चन में सर? ये रही 12 4 4 15 110 50 3, 12 4 4 15 110 50 और 3। ठीक है, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं? हाँ निकल जाएगी, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो करो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो गया? 3 लाख। और 25,000 इंटू 4 कितने हो गए सर? ये हो गए आपके 1 लाख। और 7 और ये होगी 4 लाख, 2,80,000 सॉरी, और 15 दिए 45, 4,50,000, और ये हो जाएगा आपका 11 लाख, और ये हो जाएगा आपका सर 1 लाख, 1 लाख होगा 10 लाख, 10 लाख,
और ये हो जाएगा आपका सर 60,000। टोटल लगा लो जरा कितना आ रहा है इसका। टोटल आ गया 32,90,000। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसको आप वेट भी कहते थे। ठीक है, जिसको आप वेट्स कहते थे वही निकालना है मुझे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट में कितना परसेंटेज है, तो सिंपल है सर, ये 3 लाख का है और टोटल कितना है सर, टोटल है 32,90,000 और परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई। आइए, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 32,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 9.118। तो मैं इसको 9.12 कर सकता हूं, 9.12%। इसके बाद एक आएगा कैटेगरी, कि हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, मतलब ए बी सी किस में डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 9.2%। अच्छा, अब बी के लिए करते हैं, मतलब आइटम नंबर 2 के लिए। तो कैसे करेंगे, अब मैं इसको लिख नहीं रहा, अब सिंपल कैलकुलेटर पे आइए, सबसे पहले 1 लाख डिवाइडेड बाय 32,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 3.03। तो मैं इसको लिख दूंगा 3.039 है, तो 04 कर देता हूं। क्लियर है, मैं वेट निकाल रहा हूं और कुछ भी नहीं। ऐसे ही 2,80,000 डिवाइडेड बाय 32,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया सर 8.51। फिर 4,50,000 डिवाइडेड बाय 32,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया सर 13.68 कर दो इसको, 7 8 है ना, 6 8 कर दो। ठीक है, अच्छा यहां बताओ जरा, पॉइंट नंबर आइटम नंबर 5 में 11 लाख डिवाइडेड बाय 32,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया सर हमारा 33.43 या 4, हाँ 3%। आइटम नंबर 6 के लिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 32,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया सर 30.40। और लास्ट 6 लाख डिवाइड बाय 32,90,000, तो ये हो गया 1.82%। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, मैंने इन सब की परसेंटेज निकाल ली, इन सब की परसेंटेज निकाल ली कि भाई टोटल में सबसे हाई परसेंटेज किसकी है सर, सबसे हाई परसेंटेज इसकी है और इसकी है। फिर उसके बाद है 13, ऐसे करके दे रखा है। तो सर एबीसी में कैसे बांटे, तो एबीसी में बांटने के लिए मुझे इनको सबसे पहले तो कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो कैटेगराइज के लिए मुझे रैंकिंग लानी पड़ेगी। उसके लिए इसने मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मुझे खुद से ही बनाना पड़ेगा। सर एग्जाम में आ गया तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आ गया तो। यानी मैं कहूंगा, समझो, मैं कहूंगा कि परसेंटेज और क्लास, मैं कह रहा हूं जिनकी परसेंटेज 0 से लेके 9% है वो सी कैटेगरी में है। ऐसा दिया नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है, तो ये मेरी अजम्पशन है। ये क्यों अजम्पशन है, क्योंकि सर इसको करे बिना काम नहीं हो सकता, इसको करे बिना काम नहीं हो सकता। एग्जाम में सर आएगा तो एग्जाम में आपको अजम्पशन देगा, नहीं देगा तो अपने हिसाब से कर लेना, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 0 से 9 वाले मैंने मान लिए सारे सी कैटेगरी में हैं, और 10% से लेके 10% से लेके 20% तक, सॉरी 29% तक 10% से लेके 29% वाले तक मैंने मान लिए बी में है, और 30% और उससे ऊपर वाले आप मान लेंगे ए कैटेगरी में। तो ये सबसे पहले मैंने क्या करा, रैंकिंग कर लिया, या मैं कहूं मेरा टेबल बना लिया मैंने। अब जरा देखो 0 से 9% वाले, तो सर 0 से 9% वाले, 0 से 9% वाले, 9 मत करो इसको, एक काम करो, ठीक कर लो, इसको कर दो 10 कर लो, 0 से 10 वाले ज्यादा बेटर रहेगा, 0 से 10 वाले, और 11 से 29 वाले भी। ठीक है, तो 0 से 10 वाले में ये आ जाएगा सी, सर ये आ जाएगा कैटेगरी कौन सी, सी। और ये भी कैटेगरी सी, ये भी कैटेगरी सी, ये कैटेगरी बी, ये कैटेगरी ए, ये कैटेगरी ए, और ये कैटेगरी
सी। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इनको ए बी सी में डाल दिया। ये लिखा नहीं, लिख लो इसको। इनको मैंने ए बी सी में डाल दिया। बस यही था ए बी सी, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5 और हमारा इन्वेंट्री। आखिर मतलब आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट है, फिर इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ, वर्किंग कैपिटल खत्म नहीं हुआ, इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, यानी डेटर का मैनेजमेंट। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, डेटर्स वाले पे। ये हो गया आपका। आइए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, वेद। सर वेद पढ़ रहे हैं हम? हाँ, वेद पढ़ेंगे अब हम। वेद एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे सर, वेदों का एनालिसिस करेंगे। सर ये क्या है? लिखिए, इट इज मेनली used for controlling it is mainly used for controlling spare parts। ये किसके लिए होता है? स्पेयर पार्ट्स के कंट्रोल के लिए होता है, ऑफ इन्वेंट्री। इसका भी सिर्फ थ्योरी ही आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, आगे लिखिए, इट क्लासिफाइज इट क्लासिफाई स्पेयर पार्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज। ये भी 3 कैटेगरीज में बांटेगा, लेकिन देखिए कॉमा, बेस्ड ऑन देयर importance, based on their importance to the smooth functioning of a plant or organization। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखो, सबसे पहले तो लिख लो, चलो इसको पहले, और लिख लिया हो तो मुझे बताइए। लिख लिया? चलिए समझो जरा, इसमें क्या होता है समझो, कि यहाँ पे मुझे करना क्या है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पेयर पार्ट्स की। सर स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? स्पेयर पार्ट्स वो होते हैं जो हमारी फैक्ट्री में जो मशीन है उसमें काम आते हैं, जैसे नट्स बोल्ट्स, कुछ पार्ट हो गया छोटा सा, या कुछ और चीज हो गई, कुछ रॉड हो गई, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि प्रॉपर मशीन की फंक्शनिंग में काम आते हैं, या मैं कहूँ प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, जिसको मैंने कहा वेद। जिसको हमने क्या कहा? वेद। मतलब, आइए लिखिए, पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले आएगा वी। वी का मतलब होता है वाइटल। अच्छा, हमें तो सर लगा हिंदी की बात कर रहे हो। नहीं, हिंदी की नहीं है, ये इंग्लिश की बात है। वी। और 2, ई का मतलब होगा असेंशियल। ठीक है, असेंशियल। और तीसरा डी। डी का मतलब होगा डिजायरेबल। ठीक है, तो 3 है हमारे पास, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। आइए लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ। दीज these are the most important spare parts
फुल स्टॉप, आगे लिखिए। वाइटल आइटम्स मस्ट बी kept must be kept in adequate क्वांटिटी, यानी हम उसको एक सफिशिएंट, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में रखेंगे इन द स्टोर। ये जरूरी होते हैं, यानी अगर ये नहीं हुए तो आपका काम रुक सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं, लेट सपोज कि भाई आपके पास कार या बाइक है, बाइक की बात करते हैं, टू व्हीलर की। टू व्हीलर में एक छोटा सा पार्ट होता है स्पार्क प्लग, शायद पता होगा, लड़कों को शायद पता हो, स्पार्क प्लग होता है। अब अगर स्पार्क प्लग खराब हो जाए आपका, वैसे ज्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता आता है, लेकिन अगर वो स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या है उसके अंदर, आप ये देखिए कि भाई बहुत छोटा सा पार्ट है, आप घर पे खरीद के रख सकते हैं। तो स्पार्क प्लग आप खरीद के रख लो, खराब हो जाए तो फटाफट से उसको आप लगवा सकते हो। तो ये वाइटल होते हैं कि जिसके बिना आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, वो होते हैं वाइटल स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। देखिए आगे, फुल स्टॉप। दीज आइटम्स रिक्वायर strict control, strict control, comma, regular inspection, regular inspection, and high safety, and high safety stock, ठीक है। ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखते हैं इसका हम, इस पे कंट्रोल भी अच्छा रहता है, ठीक है, मतलब चोरी वोरी ना हो जाए। अच्छा, एसेंशियल क्या होगा, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिए। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, these are also important spare parts, comma, but their absence, यानी अगर ये खत्म भी हो गए आपके पास, will not stop the work immediately, यानी इससे आपका काम एकदम से नहीं रुकेगा। अगर ये आपके पास खत्म भी हो गए हैं तो काम एकदम से नहीं रुकेगा, आप कुछ हद तक अपना काम इससे, इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक हो गया वाइटल कि भाई बहुत जरूरी है, एसेंशियल की जरूरी है पर इतना जरूरी नहीं है कि काम ही रुक जाए, ठीक है। और इसके बाद होगा डिजायरेबल, मतलब ये सबसे कम जरूरी होती है, लिखिए। दीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फुल स्टॉप, आगे लिखिए। नॉन अवेलेबिलिटी, यानी अगर ये खत्म भी हो जाए हमारे पास, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज will not significantly will not significantly affect प्रोडक्शन, ठीक है। इस पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये सिंपल आपका थ्योरी का पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है और फिर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। और वो पॉइंट जो है, छठा पॉइंट जो है, वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ भी है। आइए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, लिखिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लिखिए, लिखिए। दिस shows
हाउ मैनी टाइम्स अ बिजनेस, हाउ मैनी टाइम्स अ बिजनेस सेल्स एंड replaces its इन्वेंट्री। यानी कितने टाइम में अपनी इन्वेंट्री वो बेच देते हैं, इन्वेंट्री मतलब अपना स्टॉक बेच देते हैं, ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, फुल स्टॉप। लिखे आगे। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, it helps in understanding how fast a stock how fast a stock is moving, how fast a stock is moving। ठीक है, ये कैसे निकालते थे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इसका कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आया नहीं है, लेकिन आ गया तो छोटा सा पार्ट, तो इसलिए याद रखना ये होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कुछ याद आया या आप पढ़ चुके हो पहले ही कि कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कितनी एवरेज इन्वेंट्री में आपका कितना गुड्स जो है वो बिक जाता है, कितना टाइम्स बिक जाता है। ठीक है, अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप कहते हो COGS, कुछ याद आया? ये कैसे निकलता था? ये निकलता था सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते थे? डायरेक्ट एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंसेज हैं जो आपके ट्रेडिंग में आते थे, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं आपके। ठीक है, वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? सर एवरेज इन्वेंट्री निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को एग्जाम में आया नहीं है आपके, लेकिन आ भी सकता है, और आपके मॉड्यूल में है तो मुझे कराना था, मैंने करा दिया। कोई क्वेश्चन दिया भी नहीं है बुक में, तो बस याद रखना क्वेश्चन तो आप इसके पहले भी कर चुके हो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो यहां चल के ये लिख लिया आपने, तो यहाँ पे मेरा सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो आपको अब क्या करना है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको वो सारे रिपीट करने हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। फिर हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल यानी कि डेटर मैनेजमेंट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी बड़ा मजा आया आपको पढ़ा के। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मिलता हूँ अगली क्लास में, आराम से पढ़ते रहना।